दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जनरल साइंस की फैक्ट शीट सीरीज़ में। और ये हमारा लेक्चर 3 है। हमने 2 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ फैक्ट्स कवर किए थे और आपने काफ़ी कुछ रिवाइज भी कर लिया होगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। आप उसका आंसर मन में सोचिए, फिर आपको एक मार्क्स बताएंगे कि उससे ज़्यादा आपको कम से कम आना ज़रूरी था, ताकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम थ्योरी के प्रोपोनेंट कौन थे। दूसरा सवाल, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तीसरा सवाल, कैंडल में हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है। किसी कैंडल में हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है। इसमें आपको जवाब देना है कि ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, डार्क जोन, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन, हैवी वाटर किसको बोलते हैं। अगला सवाल, डायनामाइट किसने इन्वेंट किया। यह है 5 क्वेश्चन। आपको इसका जवाब बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आता है तो आप पिछला लेक्चर फिर से देखिए। और इस क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 मार्क्स आने चाहिए थे 5 में से, ताकि आप समझ सकें कि आप अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छे रिवीजन के कंडीशन में है। 3 या 3 से ऊपर अगर आ रहा है तो यू आर इन ए वेरी गुड कंडीशन, और इसी तरह से पढ़ते रहिए आगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, पहला हमारा इक्विपमेंट है वो है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, दैट इज यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। रिमेंबर दिस, नॉट ओनली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर आपको रहेगा कि थर्मामीटर है आपके पास और पायरोमीटर है आपके पास, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बुखार में कौन सा यूज़ करेंगे, बुखार में आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, ठीक है, कहीं भी फैक्ट्रीज में इक्विपमेंट्स का मेजरमेंट या फिर लेबोरेटरीज में, ठीक है, वहां पे हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है प्लैटिनम। प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, बैरोमीटर। साथ में कौन सा होता है, मोनोमीटर। आप मुझे बताइए कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा यूज करते हैं आप जरूर कमेंट करिएगा या फिर ग्रुप में पोस्ट करिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कहां होता है सबसे ज्यादा, दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, अगर आप उसके डेंसिटी का चार्ट देखेंगे तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होता है, उसका डेंसिटी कुछ यूं बढ़ता है, उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। मतलब 4 डिग्री जो होता है ना, 0 से 4 डिग्री, वो वाटर का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। अब डेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बढ़ रहा है यानी कि वॉल्यूम घट रहा होगा, तो 0 से 4 पे क्या होगा, वॉल्यूम घटता है, उसके बाद 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या देखते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ वाटर वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेज टिल 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यही डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन थ्रू 3 लॉज। 3 लॉज किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। अब न्यूटन का नाम आया, 3 लॉज का नाम आया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीनों लॉज क्या हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ बात करता है इनर्शिया की, फर्स्ट लॉ बात करता है इनर्शिया की। सेकंड लॉ क्या बात करता है, सेकंड लॉ बात करता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की। सेकंड लॉ जो बात करता है वो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की। थर्ड लॉ कौन सा बात करता है, थर्ड लॉ बात करता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बोलता है थर्ड लॉ। तो ये तो हो गए न्यूटन के 3 लॉ। अब आते हैं अगला, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ यूज होता है, आप जानेंगे क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। क्रायो वर्ड जो है ये बोलते हैं एकदम एक्सट्रीम ठंड को, एक्सट्रीम ठंड को। तो ये जो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप कर ली है, अभी इसरो ने इंडिजिनसली डेवलप कर ली है। लेकिन इसके लिए भारत को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, और आप ऐसा समझिए कि इसी क्रायोजेनिक इंजन के कारण जो हमारा स्पेस में जाने का, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स थे, वो कम से कम 15 साल पीछे हो गया। सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन हमारा ना होके, टेक्नोलॉजी हमारी ना होके, वो क्या है, हम लोग रशिया से ले रहे थे। तो जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा तो यूएस का इतना प्रेशर था रशिया पे कि उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, पॉलिटिकल हुआ। ये अब समझिए एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बहुत बड़ा उसमें एक पॉलिटिकल इशू बन गया था क्रायोजेनिक इंजन। अल्टीमेटली हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे
बेहतरीन इंजीनियर्स ने क्रायोजेनिक इंजन खुद का डिज़ाइन किया, एंड नाउ वी आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग मिशंस विथ आवर सेल्फ। और हम इतना ही नहीं, हम दूसरे के सैटेलाइट्स को भी भेज रहे हैं थ्रू आवर क्रायोजेनिक इंजन दैट इज बीइंग यूज्ड इन GSLV। तो इसका कहाँ यूज़ होगा? अभी इसका यूज़ होगा गगनयान में, अभी इसका यूज़ होगा शुक्रयान में, जितने भी अभी नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं ज़्यादा लेवल के, ठीक है, मतलब आउटर स्पेस के, उसमें हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करेंगे। अब बताइए फ्रीजर कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर के ऊपर होता है, पता है ना, अगर डबल डोर का है आपका तो ऊपर वाला जो है फ्रीजर होता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि फ्रीजर इज इन टॉप इन रेफ्रिजरेटर। वाई दैट फ्रीजर इज इन टॉप? आपको समझना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट यूज होता है कि क्या है, आपका जो कन्वेक्शन होता है, वाटर साइकिल होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? उसमें क्या होता है, सनलाइट आया, हीट किया, हॉट एयर राइज किया, तो उधर से ठंडा एयर उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो दिस वर्क्स इन कन्वेक्शन। सिमिलरली फ्रीजर में क्या होता है कि जो टॉप वाला पोर्शन है वो ठंडा है, तो कोल्ड एयर क्या होगा, वो सिंक करेगा। कोल्ड एयर जैसे सिंक करेगा और नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, होशियारी से फल रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, हमारा जो भी पका हुआ खाना जिसको स्टोर करना है कल के लिए वो रख देते हैं, तो दैट गेट्स स्टोर्ड, वो भी कूल हो जाता है। और इसी साइंटिफिक प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा है ना कि हम लोग विज्ञान को हम लोग मूर्ख बना रहे हैं, विज्ञान हमको क्या मूर्ख बनाएगा, हम उसको मूर्ख बना के उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं अपने पर्पस के लिए। कितना बेहतरीन प्रिंसिपल यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में, है ना। उसमें क्या है, एकदम ठंडा रहेगा। फ्रिज को सिर्फ इसको ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब जो है ना अपने आप ठंडा होता है। खैर अभी जो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आई है उसमें काफ़ी कुछ रहता है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेटर का ऐसा ही है कि फ्रीजर को इतना ठंडा कर दो कि जो यहाँ की गर्म ठंडी हवा है वो नीचे सिंक होगी। जैसे ही वो सिंक होगी तो सारे एरियाज़ में घूमती हुई रहेंगी, ठीक है। फिर नीचे से वो इधर कंडेंस हो जाएगी या फिर कुछ उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही फंडा था फ्रीजर दैट इज़ इन टॉप इन रेफ्रिजरेटर का। अगला है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक का कंसेप्ट मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर में। उसमें क्या बताया था मैंने, ये जो टाइम पीरियड होता है ना पेंडुलम क्लॉक का, वो होता है T = 2π√L/g, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं भी जो पेंडुलम का मास है उस मास की चर्चा कहीं नहीं है, ठीक है। चर्चा किस चीज़ की है, सिर्फ लेंथ की है। ये लेंथ क्या है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उस लेंथ की चर्चा है। तो अगर समर में क्या होता है, इसमें समर में क्या होता है, आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या एक्सपैंड होता है, तो समर में जो है इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको एक घंटा बिताने में अगर उसको 5 बार घूमना पड़ता था, सपोज मान लेते हैं 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, या 6 बार घूमना पड़ता था 1 घंटे के लिए। अब क्या इसी 6 घंटे में कैसे घूमेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड जो है ना बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया तो उसकी घड़ी जो है हम समझते हैं कि स्लो हो गया, क्योंकि दिखना चाहिए 2 के बाद 3, दिखता है 2.5, ठीक है। अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम ओम्स लॉ से करते हैं। क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एट ए सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि V = IR हो जाता है। R एक कांस्टेंट है जो कि रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, यही होता है ओम्स लॉ। जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम लटकाएं, सस्पेंड करें, तो उसका नेचुरल डायरेक्शन क्या होगा, उसका जो फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा, समझिए को नॉर्थ साउथ में फेस करेगा। मतलब अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट है आपके पास, अगर आप उसको लटकाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो घूम जाएगा उत्तर दक्षिण की तरफ। इसको हम कंपास में भी यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर का फंडा बहुत बार बताया, अब नहीं बताएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझना है तब समझिए, हाइट अगर बढ़ता है, अगर हाइट पे आप जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है कि ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर कम ज़्यादा जो भी होता है उससे हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर कुकर उसमें क्या हेल्प करता है, ये पिछले वाला ही जो इफेक्ट सीरीज था ना उसमें बताया गया था। अब बताइए लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर समझिए, सबसे पहले तो यूनिट किस चीज़ का है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ये जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। दूसरी चीज़ अब इसको समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये होता है लाइट का स्पीड। तो यही लाइट अगर 1 साल तक चलेगी, मतलब ये 1 सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल किया, तो 1 घंटे में कुछ ट्रेवल करेगा, यानी कि 1 दिन में कुछ ट्रेवल करेगा, 1 महीने में कुछ ट्रेवल करेगा, यही 1 ईयर में जितना ट्रेवल करेगा लाइट, ठीक है, उसी को हम कहेंगे लाइट ईयर। मतलब
1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है। इसी को कैलकुलेशन हम करते जाएंगे तो 1 साल में कितना ट्रेवल करेगा, उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फ्रिक्शन हैविंग लेस वैल्यू, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, क्या है गूगल कर लीजिए इसके बारे में। अब एक आदमी घोड़े पे बैठा है, वो जैसे ही घोड़ा स्टार्ट करता है चलना, शुरू करता है चलना, तो क्या है, आदमी गिर जाता है। अगर ठीक से संभला हुआ नहीं है, ठीक से अपने आप को एडजस्ट करके नहीं रखा है, तो गिरने की पोजीशन में रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, हमारे न्यूटन साहब ने पहला नियम दिया था इनर्शिया वाला, कि ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ओवर इट। ठीक है, अगर तब तक वो क्या चाहेगा शरीर की, हम चुपचाप रहें, खाली बैठे रहें, कोई जो उसमें एक्टिविटी ना हो। अचानक से एक्टिविटी हो जा रही है तो क्या है, माइंड तो अभी भी इनर्शिया में है, बॉडी घूम जाता है, तो हमारा जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन है वो नहीं हो पाता है, हम उसके कारण क्या है, गिर जाते हैं। तो ये जो इनर्शिया है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसको एकदम से याद रखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बताइए, मिरर बाय डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? वो कनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों? सिंपल है, कॉनकेव है ना, कॉन में क्या है, कान, डेंटिस्ट कहाँ है, कान के बगल में तो दांत है ना, तो इसके लिए डेंटिस्ट जो है ये कॉनकेव यूज करते हैं। याद रखने के लिए, एकदम नहीं भूलना है अगली बार। अब आप बोलेंगे कि कॉन्वेक्स में भी तो कान होता है, लेकिन ये जो है ना कान के पास, कॉनकेव है ना, कान के पास, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कॉनकेव जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं। अब प्रिंसिपली देखें तो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव जो है मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होता है, उसमें क्या है ना, ज़्यादा बड़ा साइज दिखता है आपके फेस का, तो अगर आपके दांत के करीब लाएंगे तो उनको दांत की क्लैरिटी जो है अच्छे से दिखेगी, इसलिए कनकेव यूज़ करते हैं। बट हमारी समझ के लिए कनकेव क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कान के समीप है। ठीक है, कान के नज़दीक है, इसलिए डेंटिस्ट कनकेव ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं अगले। अभी देखिए, एलॉय और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। आप क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के एक एलॉय बनाता है एटमॉस्फेयर में, सही है ना। या फिर आप बोलेंगे कि स्टील जो है वो कार्बन और आयरन का मिक्सचर है कि नहीं। दोनों ऑपोजिट बोला मैंने। वो क्या है, ब्रास इज एन एलॉय एंड एयर इज ए मिक्सचर। एलॉय क्या होता है, एलॉय जनरली मेटल का बना होता है, और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है, जो कि इंटरमिक्स नहीं होते हैं, केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं, एक नया स्वरूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर पोस्टर सरफेस ऑफ द आई को क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं। रेटिना किसको बोलते हैं, अगर आप आंख का फोटो देखेंगे तो बड़ा वाला जो पर्दा है ना आंख का पीछे जहाँ पे इमेज बनता है, उसी को हम रेटिना बोलते हैं। इतना समझ लीजिए, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन और लेना है तो काफ़ी अच्छे से बताए हुए बाकी लेक्चर्स में। वाटर बॉइल्स एट हाइट, तो ये है लेस देन 100 डिग्री हो गए हैं, सॉरी, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉयल हो जाता है। अगला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है, कौन सा बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि P स्टार V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P स्टार मतलब P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है ये किस पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है स्फेरिकल मास ऑफ गैस पे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इतना याद रखिए, बॉयल्स लॉ जो होता है P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। शेप ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिक्विड ड्रॉप, जो वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसका मॉडिफाइड फॉर्म पीडीएफ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, शेप ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होता है। किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, उसका जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, वो एक स्फेरिकल शेप में अपने आप को पुल करने की कोशिश करता है कोहेसिव फोर्सेस के कारण। ठीक है, वो जो कोहेसिव फोर्सेस क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, अंदर में मॉलिक्यूल है ना, उन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स है, और वही क्या करता है कि उसको स्फेरिकल बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि स्फेरिकल जो होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया इंश्योर करता है। अब मिनिमम सरफेस एरिया इंश्योर करने के लिए कोई भी आप जानते हैं चीज़ क्या है, रेसिस्टेंस पाथ में फ्लो नहीं करता है, विदाउट रेसिस्टेंस में फ्लो करता है। आपको अगर जबरदस्ती पढ़ाने बैठेंगे तभी आप बैठेंगे, आपको बोलेंगे जाओ वहाँ पार्टी चल रही है और यहाँ पढ़ाई चल रही है तो आप पार्टी में जाएंगे। वही वाली बात यहाँ पे भी है, सरफेस टेंशन क्या करता है, उसको स्फेरिकल शेप में बना देता है, स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम रहता है। अगला है कि वेट ऑफ द पर्सन इन ए लिफ्ट इज लेस देन एक्चुअल वेट ऑफ व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउन। आप इसको फिजिकली ऐसे समझिए, ऑलरेडी ये टॉपिक एक अलग लेक्चर में कवर किया हुआ है, बट ठीक है, जब लिफ्ट नीचे जा रही है, आप समझिए जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो लिफ्ट का कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है जो कि नीचे की तरफ लग रही है। तो आदमी इसके अंदर खड़ा है, ठीक है, तो जब ये अंदर है तो क्या हो, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है।
इस पे एक स्यूडो फोर्स लगता है। ये स्यूडो फोर्स क्या करता है कि उसके जो ओवरऑल वेट है उसको लिफ्ट अपवर्ड की तरफ वो लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका वेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज दिखता है, एक्चुअल डिक्रीज होता नहीं है, वो डिक्रीज दिखता है ड्यू टू उसमें जो काइनेमेटिक्स चल रहा होता है उसके कारण। आप ज़्यादा लेक्चर देख सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन कर चाहिए अगर एक्सप्लेनेशन तो। अब यहाँ पे ड्राई सैंड जो है वो शाइनी दिखता है और वेट सैंड जो है वो कलरलेस दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा रिफ्लेक्शन के कारण होता है। गामा रे जो है वो सबसे हार्मफुल रे है, यहाँ पे बिल्कुल याद रख लीजिए, गामा रे इज द मोस्ट हार्मफुल रे। बॉल का अगर कोलिजन होता है सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक बॉल यहां है, ये इधर आ रही होगी, एक बॉल यहां है, इधर आ रही होगी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। जब ये अप्रोच करेगा इस बॉल को तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू v1। जब ये अप्रोच करेगा तो m2 इंटू v2। जब दोनों मिल जाएगा, टकराएगा, तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव कोलिजन हुआ, ठीक है, आप इतना समझिए, एक अच्छा कोलिजन अगर हो गया तो ओवरऑल जो बनेगा मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो था, ये जब कोलिजन हुआ उससे जस्ट पहले था। बाद में कोलिजन के बाद इसका कुछ स्पीड हो जाएगा v1 डैश, इसका हो जाएगा v2 डैश। तो बाद में फिर से जो मोमेंटम बनेगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, वेलोसिटी इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी, वेलोसिटी का इस तरह से चेंज होगा कि पहला जो मोमेंटम वो बाद के मोमेंटम से बराबर हो जाएगा। तो यही है मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पेंडुलम का लेंथ और टाइम रिलेशन हमने ऊपर देख लिया। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? वो डायमंड है। अब बताइए बॉइंट फोर्स जो होता है, बॉइंट फोर्स मतलब क्या होता है? किसी भी अगर जहाज है, जहाज समंदर में है, जहाज समंदर में कुछ ऐसे है, तो इस पर एक बॉयंसी फोर्स रखता है जो इसको फ्लोट करने के लिए इनेबल करता है। तो वो बॉयंसी फोर्स जो है किसी लिक्विड में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जो शिप का वॉल्यूम है उस पे, मतलब टोटल जो शिप का वॉल्यूम है वो कितना है, या वॉल्यूम यहाँ पे जो वॉल्यूम है जितना डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड वो कितना है, और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है और वॉल्यूम कितना है ऑब्जेक्ट का जो इमर्ज्ड है, उस पर डिपेंड करता है बॉइंट फोर्स। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि बॉइंट फोर्स इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, क्या डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वॉल्यूम में कंफ्यूजन है तब इतना समझिए, जो वॉल्यूम इमर्स वाला है, जो वॉल्यूम यहाँ वाला है, उसके वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड और डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, दोनों चीज हो सकता है। वॉटसन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो किस चीज को स्टडी किया था, उन्होंने जेनेटिक्स को स्टडी किया था। ये काफी फैक्चुअल है कि हाइड्रोजन का कंपोजिशन जो सन में है वो कितना है? अराउंड 71% है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये सिंपल है, अभी जस्ट हमने मोमेंटम की बात की। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम v डबल हो जाएगा। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब ये याद रख लीजिए कि अगर पूछेगा, अगर कंपैरिजन रहा तो नॉकआउट करने में, एलिमिनेट करने में ये बिल्कुल हेल्प करेगा कि रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। इंस्टेंट एनर्जी, प्लेयर को अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो क्या करते हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट फूड खाने से उनके मसल को जो है ना एकदम से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा और इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए वो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। अब आप बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मरकरी किसी वेसल में रखते हैं तो इसका जो होगा वो शेप कैसा हो जाएगा? तो आप बताइए, एक बीकर है, इसमें आपने पानी लिया तो पानी कुछ ऐसा हो जाता है। अब अगर आप मरकरी रखते हैं तो मरकरी अगर रखेंगे तो देखेंगे आप उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो शेप है ना, ये शेप, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स शेप। यही जो कॉन्वेक्स शेप है, यही पूछ रहा है कि अगर वेसल में मरकरी को रखेंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि साइंटिफिकली ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा बल्ज क्यों हो रहा है? ये ऐसा बल्ज क्यों हो रहा है? ये ऐसा बल्ज इसलिए हो रहा है कि आप समझिए, जो बीकर का वॉल है और मॉलिक्यूल है, बीकर का मॉलिक्यूल होगा और इसका मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन जो है ना ज़्यादा रहेगा, इन दोनों का जो करीबी है ना वो ज़्यादा रहेगा। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल और बीकर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करेगा, तो क्या होगा? एक दूसरे के करीब आएगा, तो करीब आते आते इतना ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, जितना जगह मिलेगा वहां तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? मरकरी को हेट करता है बीकर। ठीक है, बीकर बोलता है अरे यार तुम फिर से आ गए क्या, चलो हटो। तो ये क्या है ना, एकदम एकदम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना नीचे से जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करता है बजाय बाहर से। ठीक है,
तो इसलिए इसमें कॉन्वेक्स टाइप बल्जिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लिया, याद रखिएगा। हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? मॉस स्केल यूज करते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक लिमिट तक लगता है, ये आप याद कर लीजिए, समझाने थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक लिमिट तक लगता है। अब बताइए ट्रांसफार्मर का क्या काम है? हमेशा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ट्रांसफार्मर बताइए सिर्फ वोल्टेज का होता है क्या? नहीं, करंट का भी होता है, लेकिन आप सिर्फ याद रखिए कि वोल्टेज में ही होता है, और स्टेप अप और स्टेप डाउन यूज करते हैं हम उसको। स्टेप अप स्टेप डाउन मतलब क्या होता है? उसको वोल्टेज बढ़ाने के भी काम आता है, वोल्टेज घटाने के भी काम आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो अभी बिजली सप्लाई है, क्या होता है? आप सुने होंगे 11,000 का तार जा रहा है और यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वो 11,000 के तार से ये ट्रांसफार्मर जो है ना, एक डंडी मारेगा इसे, ठीक है। वो क्या करेगा? दो नहीं रहता है, ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको कि यहाँ से क्या करेगा, 11,000 से लेगा। इसका क्या काम रहेगा? 11,000 बटा ये 415 कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो 415 में कन्वर्ट किया, ये क्या कर रहा है? 11,000 वैल्यू को 425 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज का जो लेवल है, वोल्टेज का जो स्तर है, उसको कम कर रहा है। इसके लिए इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसी तरह से मोबाइल चार्जर जो आप सॉकेट में अपने मोबाइल में लगाते हैं, उसमें एक उसका जो चार्जर होता है, आप उसके अंदर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 220 वोल्ट का जो आपका सप्लाई है, उसको कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट में। ताकि आपके मोबाइल का सहन शक्ति जो है 5 वोल्ट का ही है। इसका वाला करंट अगर मोबाइल में जाएगा तो मोबाइल फूक जाएगा 2 मिनट में। इसके लिए सिर्फ 5 वोल्ट से जो करंट जनरेट होगा उसको मोबाइल सस्टेन कर सकता है, इसके लिए उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन अब जो कन्वर्ट किया वो एसी फॉर्म में है, तो एसी को फिर हम क्या करते हैं? डीसी में बदलते हैं। कैसे? यूज ऑफ रेक्टिफायर, आगे देखेंगे हम वो भी। तो ट्रांसफार्मर जो है हम स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं, अप के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप जानना चाहें कि अप के लिए कहाँ यूज करते हैं, अप के लिए हम लोग जनरली पावर प्लांट में यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे यूज करते हैं। क्या करते हैं उसमें कि हमारे पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो 11,000 में हो गया, लेकिन उसको जब ट्रांसपोर्ट करना रहता है हमको, सपोज बाढ़ में प्रोड्यूस हो रहा है, थर्मल पावर है, बाढ़ से हमको भेजना है मध्य प्रदेश पावर, तो क्या 11,000 में भेजेंगे तो लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में और फिर उसको स्टेप अप कर देते हैं लाख्स में, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं सो दैट उसका जो लॉसेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्टेप अप यूज़ करते हैं। बाद में फिर से उसको जो पावर ग्रिड का एक सेंटर होगा वहां पे वो स्टेप डाउन करके वापस जो लोकल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको वो देगा, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। स्टील जो है ना वो रबर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आप याद कर लीजिए। अब क्यों होता है ऐसा? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो है ना वो हाई होता है स्टील का। अब आप समझ लीजिए क्यों होता है, क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इतना याद रखिए कि स्टील ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है रबर से। अब रबर दिखता है फ्लेक्सिबल, इसका मतलब ये नहीं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उससे भी कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर जगह लागू होता है वो। मैग्नेटिक टेंडेंसी या एयर मीडियम की ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 होती है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए एयर को तो कितनी टेंडेंसी है उसकी, कितना ससेप्टेबल है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए, तो वो बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो एयर मीडियम जो है ना मैग्नेटाइज नहीं होता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 होती है। ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर मीडियम इज 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, कंफ्यूज करने के लिए। आप एकदम हिलना नहीं है, 0 पर ही अडिग रहना है। रेक्टिफायर मैंने बता दिया, ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सीवी रमन किसके लिए नोबेल मिला था इनको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल मिला था हमको। अब बताइए बंसन बर्नर जो है वो किस प्रिंसिपल पे यूज करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल पे यूज करता है। बर्नौलीज आप अपने से पढ़ लीजिएगा, बंसन बर्नर में बता देता हूँ, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं, एक लंबा सा होता है, यहाँ पे ऐसे जलता है, ठीक है। वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। न्यूमिस्मैटिक्स किस चीज की स्टडी है? ये कॉइन्स की स्टडी है। अब कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में? ये सर पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ग्राउंड और न्यूट्रल का कंसेप्ट आपको पता है क्या? ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, बस हमेशा याद रखिए ग्राउंड इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द न्यूट्रल। न्यूट्रल अलग चीज है और ग्राउंड अलग चीज है। वही वाली बात है कि आपको कितना नंबर आया? 105 आया, क्वालिफाई हुए क्या? नहीं हुए। मार्क्स बढ़िया है, क्वालिफाई वाला मार्क्स है, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है। वैसा ही डिफरेंस है इसमें ग्राउंड और न्यूट्रल में। ये क्या होता है आपके पास घर में, देखिए 2 सॉकेट रहता है ना आपका बिजली वाला, मोबाइल चार्जिंग लगाया, लैपटॉप चार्जिंग लगाया तो 2 सॉकेट हुआ, तो एक जो है वो लाइव रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। एक तीसरा वायर भी होता है वो ग्रीन कलर का, वो क्या करता है? आप जैसे ही उसमें अपना सॉकेट लगाए, अच्छे से समझाता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसको, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था शायद। आपका जो सपोज ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है, ये ऊपर वाला बड़ा वाला है, ये देखिए, ठीक है, और ये ऐसा है। और आपके पास जो सॉकेट रहता है अच्छे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का, आप उसका देखेंगे कि मिड वाला वायर जो है वो ज़्यादा लेंथ का है और मोटा भी है, और बाकी दोनों छोटा रहता है। अभी क्या होता है,
ये तो कनेक्ट रहेगा आपके सप्लाई से, मीटर से, लाइव और न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रहेगा इसका अलग ही चलता है, इसका अलग ही सर्किट रहता है और ये सीधा ग्राउंड हो जाता है जाके। ग्राउंड मतलब कहीं पे अर्थ हो जाएगा डायरेक्ट, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं रहता है। इसी तार को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वायर। अब क्या होगा कि आपके पास जो सॉकेट है, आपके पास सॉकेट कैसा रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा, ऐसा सॉकेट रहता है। अच्छे स्टैंडर्ड अगर देखें आप किसी कंपनी का, एक बीच में रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अब ये वाला थोड़ा लंबा होगा कि क्या होगा, आपको लगाने से पहले जैसे आप रखेंगे थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा ये दोनों, ताकि अगर किसी वजह से ये तार में कोई दिक्कत है और ये मशीन जो है करंट में इसमें आ जाएगा, तो ये करंट जो है इसके बॉडी में जो आएगा वो क्या होगा, सर्टेनली ये पास होके सीधा ग्राउंड हो जाएगा, आपको करंट लगने नहीं देगा। लोग घर में ये नहीं लगाते हैं, जनरली वायरिंग में इग्नोर करते हैं, लेकिन ये भाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रहे हैं बिना ग्राउंड के, तो आप समझिए आग से खेल रहे हैं, उस तरह की चीज़ है ये, ठीक है। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो उसी तरह जो ग्राउंड वायर आपके मशीन में रहेगा, इक्विपमेंट में रहेगा, वो क्या रहेगा, वो आपके बॉडी से कनेक्ट रहेगा, उसका बॉडी जो है ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत तरह का ग्राउंड होता है। कई बार क्या होता है कि लैबोरेटरीज में या फिर जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे क्या होता है ना कि अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक की अर्थिंग दी जाती है। एक अर्थिंग तो ये पावर वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, आपका जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की एक अर्थिंग अलग से करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, उसको सेफ रखने के लिए। ये बहुत सारा फंडा है इसमें। आप ग्राउंड न्यूट्रल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा था। आइस फ्लोट करता है वाटर पे। अब बताइए पानी है, पानी पे आइस अगर रखेंगे, आप करके देखिएगा घर में, आजकल बर्फ भी इजीली मिल जाएगा, इस पे अगर आप आइस का टुकड़ा रखते हैं तो ये फ्लोट करता है। क्यों, बिकॉज आइस की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो क्या होगा, अगर आइस मेल्ट भी करता है ना तो वाटर लेवल जो है वो चेंज नहीं होता, सेम वाटर लेवल होता है, क्योंकि ये जितना वाटर डिस्प्लेस कर लिया रहता है अपने वॉल्यूम को, मेल्ट होने के बाद उतने वॉल्यूम में ही अपने आप को प्लेस कर लेता है, इसलिए उसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होती है ओवरऑल। माइका क्या है, माइका इंसुलेटर। आप मुझे बताएंगे बिहार में माइका कहाँ कहाँ मिलता है, अगर नहीं बता पाया तो लानत है, फिर आपने बिहार ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर नहीं देखा है। इको क्यों होता है, इको मतलब आप लोग किसी मेला वगैरह में जाते होंगे तो सुनाई देता होगा भाइयों एवं बहनों, तो भाइयों एवं बहनों तो बोल रहा है तो बहनों 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 ऐसे करके आ जाता है, वो है इको है। वो क्यों हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के कारण हो रहा है। साउंड वेव्स जो है रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उसके कारण ऐसा दिख रहा है। दो प्लेन मिरर है, उसके बीच में जो अगर स्फेयर रखेंगे, दो प्लेन मिरर है उसके बीच में एक स्फेयर रखेंगे तो उसका कितना इमेज बनेगा, उसका इन्फिनाइट इमेज बनेगा, ठीक है। आप याद कर लीजिए इसको। लिफ्ट वाला तो हमने पहले ही समझ लिया है चीज, शूडो फोर्स वाला फंडा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा कनिंग रहता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम है उसमें वेवलेंथ ज़्यादा किसका, एनर्जी ज़्यादा किसका, तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखिएगा उसका तरीका बता देता हूँ मैं। ये रेड कलर जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। कैसे, आप देखिए, आप ट्रेन का जो सिग्नल लाइट होता है कितनी दूर से दिखता है, मतलब उसका जो वेवलेंथ है ना, ये वाला एरिया एकदम ज़्यादा है, ये वेवलेंथ ज़्यादा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, अब देखिए एक ही बार नीचे टच होके आया ना, ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक ही बार टच होके आया ना, इसके लिए आपको जल्दी दिखेगा ये, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो गया। अब याद रखिए वेवलेंथ जो है ना दुश्मन है एनर्जी का। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ये चीज़ होता है। अगर आप वायलेट में देखें, अगर आप वायलेट देखें तो वायलेट क्या है, बदनाम है। क्यों बदनाम है, क्योंकि वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, अल्ट्रा वायलेट है ना, तो बदनाम है, स्किन को डैमेज करता है, स्किन को जला देता है, मतलब उसके पास एनर्जी खूब है। अगर एनर्जी खूब है तो वेवलेंथ कम होगा। अब उसका एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम होगा, दोनों एक दूसरे छोर पे है, वायलेट और रेड है ना, विबग्योर लिखते हैं ना, तो रेड नीचे वायलेट ऊपर या रेड ऊपर वायलेट नीचे, दोनों एक दूसरे छोर पे है। इसका एनर्जी ज़्यादा तो इसका एनर्जी कम, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो इसकी वेवलेंथ कम, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, कम डिस्पर्स होगा, तो यही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में होता है, तो वो आयनोस्फेयर में होता है, याद रखिएगा। इंसेक्ट्स की स्टडी जो हम एंटोमोलॉजी में करते हैं, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। किसी भी सॉलिड की कितनी प्योरिटी है उस डिटरमाइन करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से। कैसे क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है। आए दिन आप सुनते होंगे कि माइंस में ब्लास्ट हो गया। माइंस में ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, मीथेन जो होता है अंदर, मीथेन कैसे बनेगा, जहां कोयला होगा, कोयला क्या है, कोयला भी जो फ्यूल बना है वो डिकम्पोजिशन से बना है, ठीक है। जितने भी
ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, उनका डिकम्पोजिशन हुआ, उनका काफ़ी साल तक वो दबे रहे तो कोयला बना, वहीं पे मीथेन भी बना। तो मीथेन जैसे ही खुदाई होती है तो मीथेन एयर के संपर्क में आया तो ब्लास्ट हो जाता है ड्यू टू इंस्टेंट ज्वलनशीलता, बोलिए इंस्टेंट जो उसका ज्वलन हो जाता है, इंस्टेंट जो आग लग जाती है उसमें, उसके कारण धमाका हो जाता है। अब जो अलग अलग कलर दिखता है लाइट में वो किसके कारण दिखता है? उसके वेवलेंथ के कारण दिखता है, ये याद रखिएगा। अब स्वेटिंग कहाँ ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आ रहा है ये क्वेश्चन इस बार। स्वेटिंग इंपॉर्टेंट कब हो या मैक्सिमम कब होता है, सॉरी स्वेटिंग मैक्सिमम होता है जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है। मॉडरेटर्स का क्या काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्शन वाला एक वीडियो है हमारा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उसको। जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है, ये देखिए ये आया था शायद इस बार, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड मिल्की वाटर बनाता है, कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कौन सा मटेरियल जो है अर्थ क्रस्ट में एबंडेंट है? तो एल्यूमिनियम एबंडेंट है, ठीक है। अब बताइए पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम है, ये मूव करता रहेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये घड़ी का जमाना चला गया लेकिन सवाल नहीं जाएगा, खैर। तो ये जो घूमता रहेगा, इसके घूमने से क्या होगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगा। तो अगर ये रुक गया सपोज, तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। कई लोग तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे कुछ के प्लस पी हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे के प्लस पी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ भी के प्लस पी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतना घुसने की। आप याद रखिए काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो स्टॉप होगा वो एब्सोल्यूट जीरो वाला टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में, बताइए हमको, ठीक है। 3-4 सवाल है, आप उसका आंसर इसमें लिख लीजिएगा, आपके लिए जगह दिया गया है ये, है ना। इसको यूटिलाइज करिए, रिवाइज करिए, 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।